हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आरवीएनएल जेईएन इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आ चुका है, आप सब लोगों को पता है ये। और जिन लोगों को भी प्रोविजनल रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और डीवी के लिए प्रिपेयर कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं, तो वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए डीवी के टाइम पे। जिनको भी डीवी का कॉल आया है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनका नहीं आया है कॉल उनको अभी भी बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए और अलग असाइनमेंट अभी रखे हुए हैं। तो आपका जो नेक्स्ट एम है उसके ऊपर फोकस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखें। कभी भी हमें ये सोच कर नहीं बैठना है कि हमें इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ है तो हमारा क्या होगा, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स आती रहेंगी इसी तरह से। कुछ बच्चों का सिलेक्शन एक एग्ज़ाम में होता है तो किसी का दूसरी एग्ज़ाम में होता है। अगर आपका इसमें नहीं हुआ है तो आपके लिए कुछ बेटर है, आप उसके लिए कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रखें, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप जो है फाइट करें। और अगला जो एम है आपका, जो भी गोल है उसके ऊपर फोकस करें, बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि जो है ना, ये क्या है, अपना सिस्टम है, ये कैसे चलता रहता है, ये सब मोह माया है। अपन को क्या करना है, पढ़ते रहना है हमेशा। जब आपको पढ़ लेंगे, पढ़ते रहेंगे, एक टाइम पे आपका जो है पूरा जो एम है, जो भी आपका गोल है, जो भी लक्ष्य है, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो बिल्कुल आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम ईमानदारी के साथ जो है ना, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, तो ज़रूर आपको एक दिन जो है उसका मिलता है, जो भी फल है उसका। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए हैं मुझे। तो आगे बहुत सारी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, हर साल आती हैं। इससे पहले भी जब एग्ज़ाम था उस टाइम पे भी ये था कि अभी इसमें नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं, आपको बिल्कुल सबके बारे में ध्यान रखना है और अपने आप को फोकस्ड रखना है। एक हमारा कभी भी जो है एक मंजिल नहीं होती है कि ये हो गया तो ठीक है अभी ख़त्म है सब, कभी नहीं करना है ऐसा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ बेटर और कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको करना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल फाइट करते रहना चाहिए। किसी भी जो है इंसान का एक गोल ये नहीं होना चाहिए कि एक एग्ज़ाम को जो मैंने क्लियर कर लिया है तो ख़त्म हो चुका है, मेरा प्रिपरेशन मेरी हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये सोचकर कभी नहीं बैठना है अपन को। प्रिपरेशन हमेशा नेक्स्ट एम के लिए जारी रखनी चाहिए। और यही मेरा आप सबको सजेशन रहेगा, जिनका डीवी को लाया है उनको भी, और जिनका नहीं आया है उनको भी यही सजेशन है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं डीवी के टाइम पे। टाइम से पहले अपन को सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कर लेने हैं, क्योंकि फिर एंड टाइम पे क्या होता है ना कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते नहीं हैं। और अगर हमारा मेरिट लिस्ट में जो है पहले भी नाम होता है या फिर मार्क्स हमारे ज़्यादा होते हैं ना, तब भी हमारे पास अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स हमारी अनअवेयरनेस की वजह से नहीं होते तो हम उसमें जो है पीछे रह जाते हैं, और हमारे पीछे वाला जो भी कैंडिडेट है वो उस सीट को ले लेता है। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आपका है, सबसे पहला तो आपको जो है प्रिंट आउट चाहिए होता है एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके ऊपर स्कैंड आपके सिग्नेचर होने चाहिए और फोटोग्राफ्स होना चाहिए। जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी आपका जो है वहाँ पे मैसेज एक आता है कि आप जो है फ्यूचर के लिए सेव कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं भी है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डीवी के लिए जाएंगे सेंटर पे तो वहाँ पे आपको जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपका एप्लीकेशन जो है नंबर आपको पता होना चाहिए, रोल नंबर या जो भी है उसके हिसाब से वहाँ पर जो है आपका सब लोगों का जो है जनरेट रहता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। हर एक किसी जिसको भी चाहिए होते हैं वो पहले पूछ लेते हैं, जिनके पास भी नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म वो बता दीजिए, तो वो अवेलेबल आपको करा देंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने प्रिंट नहीं किया था उस टाइम पे। इसके बाद है आपका प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट ऑफ फी डिपॉजिटेड। तो कुछ बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ही प्रिंट नहीं किया, तो ये तो दूर की बात है कि वो ये ई रिसिप्ट को जो है डाउनलोड करेंगे या प्रिंट करेंगे। काफ़ी टाइम पे होता है, बच्चे भूल जाते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम पे नहीं ध्यान रहता, या फिर जो है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से भी रह जाता है वो प्रिंट करना। तो अगर ई रिसिप्ट का प्रिंट है आपके पास तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका प्रिंट नहीं है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि सक्सेसफुली आपकी फ़ी डिपॉजिट हो गई है। एक आपका जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में रहता है, आप जिससे भी जो है सबमिट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी, वहाँ पे एक आपका स्टेटमेंट रहता है। मेल पे आपके पास एक आता है कि आपका ये आपने किया है। तो वो सारी चीज़ों के प्रिंट आउट जो भी आपके पास एविडेंस हैं इस तरह के, वो सारे आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं अपने, उनके प्रिंट लेकर, और वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं।
तो वो आपको जो है प्रॉब्लम आएगी नहीं वहाँ पे इस तरह की कि आपके पास ई रिसिप्ट नहीं है, और जिनके पास है उनके लिए अच्छी बात है। अगला है आपका डिग्री, प्रोविजनल डिग्री इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी और अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर सच क्वालिफिकेशन इज एक्वायर्ड बाय हिम और हर इन सपोर्ट ऑफ एक्वायरिंग द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन। आपको क्या करना है, अगर आपने पहले ही एग्ज़ाम आपका जो ग्रेजुएशन जो है फाइनल कर लिया है तो उसकी आपके पास डिग्री होगी। अगर डिग्री नहीं है तो उससे पहले आपको एक प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड की जाती है, तो वो होगी आपके पास। और या फिर उसके साथ किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, मतलब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, या फिर एनआईटी से कर रहे हैं, या फिर दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग प्रोविज़न होते हैं। तो आपके पास इसमें से जो भी अवेलेबल है, डिग्री अवेलेबल है, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोविज़नल डिग्री आती है, आप जब तक डिग्री नहीं आती उससे पहले प्रोविज़नल डिग्री प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं साथ में। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका। इसके बाद है मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स सेमेस्टर इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी। तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपको रखनी है साथ में। इसके बाद है आपका, अगर कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अपनी मार्कशीट जो है खो जाती है किसी सेमेस्टर की, या फिर उसमें कुछ इश्यू होता है, तो हम उसको कुछ करेक्शन के लिए देते हैं तो वो वापस आती नहीं है, या फिर किसी भी तरह का अगर कोई इश्यू होता है, तो आप जो है आरटीयू की बात करें तो आरटीयू से, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी की बात करें वहाँ से एक डुप्लीकेट मार्कशीट किसी भी सेमेस्टर की जो है, आपकी जो यूनिवर्सिटी हेड यूनिवर्सिटी होती है, आपके कॉलेज की जो भी यूनिवर्सिटी लगती है, वहाँ से आप जो है एक फॉर्म फीस जो सबमिट करके और मार्कशीट निकलवा सकते हैं वहाँ से, अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी सेमेस्टर की। ठीक है। इसके बाद है आपका इन केस परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज़ नॉट मेंशन्ड। अभी क्या है ना, राजस्थान है तो राजस्थान में क्या करते हैं, सब परसेंटेज मार्क्स देखते हैं यहाँ पे। अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपकी मार्कशीट चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने परसेंटेज हैं, या तो परसेंटेज मार्क्स देखते हैं या तो एब्सोल्यूट मार्क्स देखते हैं, मतलब टोटल सेमेस्टर के मार्क्स कितने थे और टोटल में से कितने मार्क्स आपने किए हैं, एक्वायर किए हैं, वो आपका कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह का। ठीक है। इसके अलावा जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनआईटीज़, और इनकी हम बात करें तो हमें क्या दिया जाता है, एक सीजीपीए दिया जाता है उसके अंदर कि ये सीजीपीए बना है अपने। तो सीजीपीए को कन्वर्जन का एक सर्टिफिकेट होता है हर एक यूनिवर्सिटी का, कि सीजीपीए को आप परसेंटेज में किस फैक्टर से कन्वर्ट करते हैं, वो सबका अलग अलग अपना होता है। तो आप वो सर्टिफिकेट भी इन सपोर्ट लगा सकते हैं उसके। ठीक है, लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज मार्क्स उनको जानने होते हैं कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं। तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट कॉलेज प्रोवाइड कराता है उसको लगाना है साथ में। इसके बाद क्या है आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जाम इन विच डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो है 10th की मार्कशीट होती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो वो आपको लगाना है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी होता है, अगर राजस्थान बोर्ड से करा हुआ है आपने तो वो आप जो है लगा सकते हैं। इसके बाद है आपका सर्टिफिकेट ऑफ SC ST EWS BC MBC ऑफ नॉन क्रीमी लेयर एज द केस में बी इश्यूड बाय कंसर्न कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली। ठीक है। अभी अपन को सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होते हैं, SC ST में है या OBC में है या जिसमें भी है, नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उन्हीं को इनका बेनिफिट होता है। तो आपको ये जो है प्रोड्यूस करना है सर्टिफिकेट, और ये भी लेटेस्ट होना चाहिए। अपने राजस्थान की बात करें तो एक टाइम जो है फिक्स होता है, टाइम इंटरवल कितने महीने तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे 1 महीने 15 दिन या 2 महीने, इसी तरह का कुछ तो होता है। तो अपन को क्या करना है, यही करना है कि आप जो है अभी भी काफ़ी टाइम होगा आपके पास मेरे हिसाब से DV के लिए, तो सर्टिफिकेट नया बनवा सकते हैं। इसको बनाने में 1-2 दिन का टाइम लगता है। तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लेना है। कोई पुराना 10 साल पुराना सर्टिफिकेट आपने बना के रखा हुआ है और वो लेके जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए। तो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे लें आप। अगर नहीं बनवा रखा है तो बनवा सकते हैं उसको लेटेस्ट, कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है उसमें। इसके बाद देखते हैं इसके बाद दे रखा आपका इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है इसके लिए। वो आप जो है CMHO से प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका CMHO लगता है, या फिर जो भी जिस जगह का लगता है। उसके बाद दे रखा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लगाना है यहाँ पे। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल में होते हैं, और उनके साथ इसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेनी है। ठीक है। इसके बाद है इन केस ऑफ विडो है तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना है हस्बैंड का, और डिवोर्सी है तो क्या करना है आपको
कोर्ट के द्वारा अगर डिवोर्स ग्रांट किया जाता है तो जो सर्टिफिकेट आपका होता है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं, शादी करी है उसके लिए सर्टिफिकेट है, ठीक है, डाइवोर्स हो गया है उसके लिए सर्टिफिकेट है, हस्बैंड या उसका वो हो गया है तो उसके लिए सर्टिफिकेट है, एक सर्विसमैन है उसके लिए सर्टिफिकेट है, हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेट ज़रूरत होती है, तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेने हैं ओरिजिनल। अगला दे रखा है, इन केस ऑफ मैरिड कैंडिडेट an affidavit clearly indicating name and date of birth of all children including adopted and step children or an affidavit if having no children on no judicial stamp paper of RS50। मतलब 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लेना है आपको, 50 रुपये का स्टाम्प लगाना है और उसके आपको प्रिंट कराना होता है नोटरी से, और फिर उसको जो है नोटरी से स्टाम्प वगैरह कुछ करते हैं इस तरह का, तो वहाँ से कराना है। उसके अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वो लिखना है आपको कि आपकी इस दिनांक को ये शादी हुई थी और इतने बच्चे हैं आपके, ठीक है, बच्चों का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है उनका, और अगर नहीं है बच्चे तो उसका भी बनाना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और बच्चे नहीं हैं, ठीक है, शादी नहीं हुई है तो आप बच्चे तो कहाँ से आएंगे तो वो आपको बनाना है एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे और नोटरी पब्लिक से उसको जो है अटेस्टेड करा लेना है, ठीक है। उसके बाद है आपका बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो होता है आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, हिंदी की बात करें तो मूल निवास प्रमाण पत्र इस तरह से कुछ बोलते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। अगला दे रखा है सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वेयर लास्ट एजुकेटेड। जब हम क्या करते हैं ना, ग्रेजुएशन करते हैं या स्कूलिंग भी करते हैं 12th, तो वहाँ से हमें माइग्रेशन और सर्टिफिकेट मिलता है, एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी जो थी आपकी, कॉलेज ग्रेजुएशन जहाँ से किया है वहाँ से आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो आपको लगा देना है इसमें। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो वो ले सकते हैं। और अगर कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत कॉलेजेस आपकी बंद हैं या फिर वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, तो भी जब से ये सब चालू हुआ है उस टाइम से आपका क्या है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको कोई भी इस तरह का वो चाहिए होता है तो आप एक फॉर्म फीस होती है उसको सबमिट करके ऑनलाइन जो है वो बाई पोस्ट उसको मंगवा सकते हैं कॉलेज से। ये हर एक यूनिवर्सिटी ने फैसिलिटी अवेलेबल कराई हुई है कोरोना टाइम के बाद से, तो अगर आपने नहीं लिया है तो अभी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है आपका were last educated and 2 certificates written not more than 6 months prior to the last date prescribed for filling up the application from 2 responsible persons not connected with his school or institute or university and not related to him or her। मतलब एक तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है आपकी कॉलेज से जहाँ से आपने पास आउट किया है, इसके अलावा आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट और लेने हैं जिनका क्या करना है आपको, वो आप जो करेक्टर सर्टिफिकेट 2 और होंगे उसके ऊपर आपको जिससे भरवाना है और जिससे सिग्नेचर कराने हैं वो लोग आपके स्कूल के नहीं होने चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट के या यूनिवर्सिटी के नहीं होने चाहिए, और ना ही आपके रिलेटिव्स होने चाहिए, आपका कोई भी रिलेटिव नहीं होना चाहिए। उन लोगों से वो सर्टिफिकेट जो है फिल कराना है आपको। तो अभी देखते हैं कौन सा सर्टिफिकेट है वो और किससे फिल कराना है, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा क्या दे रखा है आपका, an affidavit on non-judicial stamp paper worth Rs50 duly attested by notary public that no criminal case is pending against him or her in any court and she has not been convicted in any criminal case. If she has been convicted or any criminal case is pending against him or her, डिटेल्स शुड बी मैंशनड इन द एफिडेविट, ठीक है। एक आपको 50 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर को एक और दूसरा स्टाम्प पेपर बनवाना है जिसके ऊपर आपको ये नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड करा के लिखवाना है कि आपके अगेंस्ट में जो है कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है और ना ही आपको किसी तरह की कोई सज़ा दी गई है कभी भी, या फिर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हुआ था कभी पास्ट में, इस सब के बारे में डिटेल्स आपको देनी है, वो भी यहाँ पे देखते हैं क्या है। उसके बाद क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। अगर आप जो है RVNL के किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, JVVNL, AVVNL या JDVNL में या फिर RVUN और PN में भी, तो आपको एक एम्प्लॉय सर्टिफिकेट देना है। वो आप वहाँ से अपने ऑफिस से ले सकते हैं, आपके एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसी। सर्विसमैन का जो है आपको सर्टिफिकेट ले लेना उसके लिए।
इसके अलावा क्या दे रखा, कैंडिडेट ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स PSUs, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट से एक NOC प्रोड्यूस करना होता है कि आपके डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, कोई क्लेम नहीं है, आप वहाँ से जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उनका कुछ भी बकाया है नहीं आपके ऊपर, तो वो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये आपको वहाँ से कलेक्ट करना होता है और देना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल हैव टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस इफ ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। ठीक है, जब आपका DV के बाद में अपॉइंटमेंट ऑफर होता है आपको कि आप सेलेक्ट कर लिए गए हैं इस पोस्ट के लिए और आपको प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाएगा इतनी साल के लिए और आपको ज्वाइनिंग देनी है इस तारीख को, लास्ट डेट है। ठीक है, उस टाइम पे भी आपको कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स जो है प्रोड्यूस करने होते हैं, उसमें एक NOC देना होता है आपको। DV के टाइम पे NOC नहीं देना है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस इफ़ ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट ऑफर कर दिया गया है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं सर्विस को, उस टाइम पे आपको जो है देना है वो। तो इसका यही मतलब है। अगर जिन लोगों को लगता है कि DV के टाइम पे देना है तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका मतलब यही है कि जब ज्वाइनिंग करते हैं उसी टाइम पे आपको NOC देना होता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट आपसे उस टाइम मांगता है कि आप पहले कहाँ जॉब कर रहे थे और उससे NOC आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद है एनी अदर डॉक्यूमेंट। अगर इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट आपके DV के जो है डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं आपसे उसके अंदर है तो आप ले सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। ठीक है, 12th वगैरह की मार्कशीट आपको सारी ले लेनी है, 10th 12th की मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट भी ले लीजिए और उसके लिए 10th की मार्कशीट तो चली जाती है आपकी, और आपको ले लेना है ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेना है, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका है, OBC वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब मेडिकल सर्टिफिकेट है जो उसके लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए वो ले लेना है, डिवोर्स सर्टिफिकेट, विडो मैरिज सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट जो हैं उनको ओरिजिनल आपको लेना है और एक फ़ोटोकॉपी भी लेना है, उसको अटेस्ट करके वो रख लेते हैं साथ में और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वापस लौटा देते हैं। इस तरह का कुछ प्रोसीजर होता है इनका, तो ये सारे आपको करने हैं। अभी देखते हैं आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट था एक तो, और एक आपका था जो 50 स्टाम्प पेपर वाला बनाना था कि कोई क्रिमिनल केस है नहीं या ये सब का, तो ये मैंने एक ले लिया है किसी का जिसने बनवाया हुआ है पहले का, तो उसको ही देख लेते हैं अपन। मेरा नहीं है ये, किसी और का है। तो अभी क्या है, मैंने इसमें डिटेल्स जो हैं वो हटा दी हैं यहाँ से। तो देखिए इसमें क्या है, आपको एक 50 रुपीज़ का स्टाम्प आता है इस तरह का, ये स्टाम्प ले लेना है आपको एक। ठीक है, और नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराना है इसको, और इस पर क्या लिखवाना आपको, एफिडेविट करके यहाँ पे लिखाना आई, नाम लिखना आपका डॉटर सन ऑफ श्री फलाना ढिमका जो भी है, एज लिखनी है आपको, रेजिडेंट कहाँ के हैं वो पूरा एड्रेस लिख देना है। उसके बाद लिखना है कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन, कितनी तारीख को बुलाया गया आपको, फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन, अभी आपको कुछ दिया है कि कौन सी कंपनी में या जो भी है तो ये लिख देना है, अगर नहीं दिया है तो RVNL ये सब लिख देना है। डू हियर बाय डिक्लेयर दैट, पहला लिखना आई एम अनमैरिड, क्योंकि अनमैरिड का देना है आपको एक। इसके अलावा लिखना है दैट नाइदर एनी क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट मी नोर आई हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केस। ठीक है, और अगर आपके लिए कोई क्रिमिनल केस है तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल देना है। अगला है आपका दैट नो FIR हैज़ बीन लॉज्ड अगेंस्ट मी, और फिर आपको दे रखा है आप पे दैट ए क्रिमिनल केस वाज लॉज्ड अगेंस्ट मी एंड हैव बीन एक्विटेड बाय ऑर्डर जजमेंट डेटेड। ये सब जब आपको जो है कोई भी आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस है उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है, और कोर्ट के डिसीजन की कॉपी भी लगानी है साथ में। और आगे भी इसी तरह का दे रखा है, अगला दे रखा है, देखो 2-3 दे रखे हैं इस तरह के, ये इस सेक्शन के अंदर तो सारी डिटेल्स डाल देनी है यहाँ पे। वैसे मेरे हिसाब से आप में से कोई नहीं होगा ऐसा जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग हो या फिर जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पहले रहा हो। साइड में आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ लगा देना है, ठीक है।
और नीचे सब ये सब लिख देना आपको, रोल नंबर, सिग्नेचर वगैरह, डेट एंड प्लेस, और अटेस्ट करा लेना है इसको नोटेरी से। वो अपने आप नोटेरी वाले अटेस्टेड कर देते हैं आपके। तो ये आपको एक प्रोड्यूस कर लेना है इस तरह का, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या है, एक करेक्टर सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट 2 प्रोड्यूस करने हैं आपको कॉलेज वाले के अलावा। तो इस तरह का एक फॉर्मेट है, आप उसमें करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। तो ये किससे लिखवाना है, आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलेटिव का रिलेटिव तो हो ही सकता है ना। रिलेटिव कौन होते हैं, आपके घर के लोग, आपके मम्मी पापा से रिलेटेड कोई लोग हैं, वो सारे रिलेटिव हैं आपके। उसके अलावा कोई दोस्त होगा किसी का, या फिर आपके रिलेटिव का रिलेटिव, या कोई आपका पड़ोसी, इस तरह के जानकार लोग जो भी हैं, उनसे आप ये लिखवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखो नीचे लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट है कि आपका नाम लिख देना है, सन, आपके फादर्स नेम या हस्बैंड का नेम, एड्रेस वगैरह, हु इज़ नोन टू मी फॉर द, कितने साल से आपको जानता है वो इंसान, और ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। हैज़ नो, देखो सारी लैंग्वेज लिखी है नीचे। फिर लिखा सर्टिफाइड इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, ये भी वो अपने आप सर्टिफाई कर देगा। सिग्नेचर नेम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, डेजिग्नेशन और सील भी लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। प्लेस या टेलीफोन नंबर ये सब लिख देना है। अभी ऑफिस टेलीफोन नंबर की जगह खुद का टेलीफोन नंबर ऐसे एडिट कर सकते हैं आप। एक मेरे पास फॉर्मेट है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो किसी से भी लिखवा सकते हैं आप, जैसे आपका जो है, अगर आप कहीं रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो आपका कोई रिलेटिव किसी से भी, जैसे आपका जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा उससे लिखवा सकते हैं। अगर आप कहीं रूरल एरिया में रह रहे हैं तो भी आप लिखवा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूल है उसके टीचर से, आपके घर के पास है, आपको जानता है टीचर, प्रिंसिपल है, उससे लिखवा सकते हैं। या आपके सरपंच होते हैं, जिस तरह के ग्राम पंचायत में काफ़ी पोस्ट होती हैं इस तरह की, उनसे लिखवा सकते हैं। जो लोग आपको जानते हैं काफ़ी साल से, कुछ 1-2 साल से भी, क्योंकि अगर वो 8 भी लिख देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 8 साल से जानता है, ये नहीं पूछने वाले कि क्यों जानता है 8 साल से भाई इसको, ठीक है। तो ये लिखवा लेना है आपको, और आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए बस आपका, बाकी किसी से भी लिखवा सकते हो। तो इस तरह के 2 सर्टिफिकेट आपको ले लेने हैं, और ये आपको लगा देने हैं साथ में। तो यही आपके हैं सारे ओरिजिनल, और इनकी फ़ोटोकॉपी भी कर लेनी है साथ में। आपको दिया होगा कि क्या क्या करना है, तो वो सब आप जो है ले लें, अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी ले लें साथ में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं वहाँ पे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी, ठीक है। तो आप टाइम रहते हुए ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिए, जिस भी तरह के हैं। सारे लेटेस्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिल्कुल भी आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर करें अपना, किसी से भी पूछे। आपका कोई दोस्त है जिसका भी सिलेक्शन हुआ हो उससे पूछ सकते हैं, या फिर किसी का पहले डीवी का डेट आया है उससे पूछ सकते हैं, या तो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी से भी। लेकिन डीवी के अंदर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है इसकी। अगर इसके अंदर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत भी कमी निकल गई है तो आपका जो है जा सकता है वहाँ से पोस्ट, और किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को वो मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है इस टाइम पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं मुझे। बाकी बने रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।